हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवीजन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो चैप्टर तो पहले ही पढ़ लिया काफ़ी अच्छे से, काफ़ी सारी प्रैक्टिस भी कर ली है और 100 क्वेश्चन भी कर लिए हैं लगा के, तो रिवीजन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे वही उन टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड करेंगे। ठीक है ना, जैसे कि सेंटर ऑफ मास में पूरे बॉडी का जो मास होता है वो एक जगह आकर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। ठीक है, सो टॉपिक्स टू कवर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ COM, मतलब समझेंगे COM ऑफ मल्टी पार्टिकल सिस्टम, मतलब अलग अलग अगर पॉइंट मास हैं तो उनको उनमें कैसे हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। साथ में अगर सिर्फ 2 पार्टिकल है तो उसका एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है, उससे इजी हो जाता है सेंटर ऑफ मास निकालना, वो भी निकालेंगे 2 पार्टिकल का। देन सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टीन्यूअस मास और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बॉडी अगर रिजिड है और मास चारों तरफ फैला हुआ है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना है, इसका फॉर्मूला हम लोग समझेंगे। देन सेंटर ऑफ मास ऑफ स्टैंडर्ड बॉडीज़। स्टैंडर्ड बॉडीज़ मतलब यानी कि कुछ आपके पास बॉडीज़ हैं जिनकी डेंसिटी तो यूनिफॉर्म है, जैसे कि रिंग है या स्फेयर है या फिर डिस्क है, तो अलग अलग बॉडीज़ के अलग अलग सेंटर ऑफ मास, या हेमीस्फेयर या हाफ रिंग है या हाफ डिस्क है, यानी कि सेमी रिंग सेमी डिस्क, तो उसके सेंटर ऑफ मास के डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूले करेंगे। देन उसके बाद सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडीज़ बट विच आर नॉट यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, उनकी जो मास डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये पेन है, क्या ये पेन का जो डेंसिटी होगी क्या ये बराबर दिख रही है? नहीं, ये बॉडी सिमेट्रिक नहीं है ना, ये बॉडी ही सिमेट्रिक नहीं, कहीं पर सॉलिड ज़्यादा है तो कहीं पर कम है। यहाँ पे देखो सॉलिड कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, यहाँ पे हॉलो ज़्यादा लग रहा है, और यहाँ पे देखो पेन कैप है तो यहाँ पे मास भी अलग है, तो जो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर नहीं है। तब सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे वो समझेंगे। देन सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइंड स्ट्रक्चर, यानी 2 बॉडी अगर ज्वाइंट है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। 2 बॉडी ज्वाइंट मतलब जैसे कि एक हाफ या सेमी सर्कल में एक रेक्टेंगुलर ज्वाइंट है, काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे, फिर बाद में इधर रेक्टेंगल, यानी 2 बॉडी का शेप अलग अलग है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे वो हम लोग इसमें देखेंगे। इसके बाद कैविटी प्रॉब्लम को समझेंगे। कैविटी प्रॉब्लम जैसे कि एक डिस्क है, डिस्क में से एक हॉलो पार्ट तुमने अलग कर लिया। अगर डिस्क है, समझो कि ये डिस्क है बट इट इज़ नॉट डिस्क, समझो कि ये डिस्क है एक पल के लिए, और आपने क्या किया, एक पार्ट अलग कर लिया। फिलहाल डिस्क था तो सेंटर में था सेंटर ऑफ मास, सर्कुलर अगर सिमेट्रिक वैसे देखेंगे। अगर कोई एक पार्ट आपने अलग कर लिया, कुछ एक और छोटा सा सर्कल उसमें से अलग कर लिया, तो डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास इसका बदल जाएगा, तो वो हम लोग इस चैप्टर में रिवीजन करेंगे। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ COM। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा है, हाँ पॉसिबल है चेंज होना पॉसिबल है कि अगर आपने मास आगे पीछे कर दिया पॉइंट मास को तो सेंटर ऑफ मास का भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। देन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, जब डिस्प्लेस हो रहा है तो उसकी एक वेलोसिटी भी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ये पेन है, ठीक है, अब फिलहाल सेंटर ऑफ मास ऐसे समझ लो, जैसे ये ऐसे पेन था, फिलहाल सेंटर ऑफ मास इधर था, देखो बैलेंस हो रहा है ना, ठीक है बैलेंस हो रहा है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था। तो जब हमने क्या किया इसमें कुछ भी छिलकानी कर दी। क्या छिलकानी की, ये देखो बैलेंस हुआ, कुछ पर्टिकुलर इस पॉइंट में आके बैलेंस हुआ, हमने मास में इसकी छिलकानी कर दी, यानी मास यहाँ पे बढ़ाया है घटा दिया, कुछ इस तरह कैप लगा दिया, सेंटर मास पहले यहाँ पर आ रहा था, देखो अब यहाँ नहीं, अब देखो और तुम्हें फिंगर को बैलेंस करनी, फिंगर को और आगे जहाँ पे तुमने मास बढ़ाया वहाँ पे फिंगर को तुम्हें और बढ़ाना पड़ा, यानी कि सेंटर ऑफ मास तुम्हें थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ा। तो यहाँ पे बॉडी का मास बढ़ जाता है या आपने और मास लगा दिया तो सेंटर ऑफ मास वेटेड बॉडी की तरफ चला जाएगा, या डिस्प्लेस होगा। सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस होगा तो एक उसकी वेलोसिटी भी होगी एंड देन एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। सो स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ COM। तो सेंटर ऑफ मास का मतलब मैंने बताया कि बॉडी में चारों तरफ मास है तो कहीं तो उसका एक सेंटर पॉइंट होगा जहाँ से
हम वेट ले सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, पूरी बॉडी का मास चारों चारों तरफ जो बॉडी का मास है कहीं पर एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाता है जहाँ से बॉडी बैलेंस हो जाती है, या बॉडी का वेट वहाँ से पता चल सकता है। अगर आपने वेटेज वाला स्प्रिंग देखी होगी, वेट करने वाला कि वो एक पॉइंट से पकड़ के और हम लोग लटका देते हैं, एक ही पॉइंट 5 से लटकाते हैं, पूरी बॉडी का वेट पता चल जाता है। तो वहाँ पे क्योंकि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है। ये देखो रिवीजन करा रहे हैं, ये पूरा अंडरस्टैंडिंग मैंने समझाई हुई है, तो बार बार उसको बता के कोई मतलब नहीं रहेगा। वो अगर डिटेल में सीखना है तो चैप्टर आपको जो डिटेल वाले चैप्टर वो आप इसमें जाने पड़ेंगे। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ मल्टी पार्टिकल सिस्टम, अलग अलग पार्टिकल है, ठीक है, कोई यहाँ पे पार्टिकल को यहाँ पार्टिकल को यहाँ पे पार्टिकल को यहाँ पे पार्टिकल को यहाँ पे पार्टिकल, तो किसी एक पॉइंट में तो सेंटर ऑफ मास आके लगेगा, उसका एक्स वाई जेड क्या कोऑर्डिनेट होंगे। अगर कोऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि एक ओरिजिन के डिस्टेंस है, कहीं पर m1 है, ओरिजिन के डिस्टेंस है, कहीं पर m2 है, कहीं पर m3 है, और इन m2 m1 m3 का कहीं तो सेंटर ऑफ मास होगा, है ना। तीनों बॉडी का एक इधर एक इधर एक इधर, तो कहीं पर एक सेंटर ऑफ मास होगा इन तीनों का। तो उसको निकालने के लिए अगर एक्स वाला कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करना है आपको, बॉडी m1 का उसका x1 वाला कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई में दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स और वाई, तो x1 वाला मल्टीप्लाई कर देंगे, m1 x1 कर देंगे, मतलब कि मास वन को उसके वो x में उस ग्राफ के ओरिजिन से x डिस्टेंस में कितना दूर है मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें क्या निकालना है, x में सेंटर ऑफ मास निकालना है कि x कोऑर्डिनेट क्या है सेंटर ऑफ मास का, तो m1 x1 कर देंगे, प्लस m2 x2 कर देंगे, प्लस m3 x3 कर देंगे, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 तीनों मास को ऐड कर देंगे। तो उस बॉडी का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास जो है, ये सेंटर ऑफ मास आया है x में कहाँ पर है, तो इसी तरह y में कहाँ पर है, m1 इंटू y1 कर देंगे, m2 प्लस m2 इंटू y2 कर देंगे, m3 इंटू y3 कर देंगे। मतलब कि मास 1 का y वाला कोऑर्डिनेट प्लस मास 2 का y वाला कोऑर्डिनेट प्लस मास 3 का y वाला कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल मास नीचे कर दें। इसी तरह z यानी 3 डायरेक्शन में, तो z वाला भी हम लोग ये z वाला भी ले सकते हैं, m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3, ठीक है। तो ये अलग अलग कोऑर्डिनेट कर दिए। ये एक ओवरऑल उसका वेक्टर क्वांटिटी RC m1 इंटू r1 प्लस m2 इंटू r2 प्लस m3 इंटू r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो कुल मिला के आपको x y z अलग अलग आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। उसके बाद फाइनली COM का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगर जस्ट 2 पार्टिकल हैं, ये तो कई पार्टिकल हैं, मल्टीपल पार्टिकल्स से, अगर 2 पार्टिकल है उसका एक सीधा सीधा हमारे पास फार्मूला मिल जाता है ड्राइव करके। तो सीधा फार्मूला ये याद रखो, क्या, R1 इज इक्वल टू m2r अपॉन m1 प्लस m2। देखो हमने क्या करना है, एग्जाम्पल के तौर पे हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, सेंटर ऑफ मास का इनका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, m2 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल डिस्टेंस का, टोटल आर का, ठीक है ना, टोटल आर का। तो हमारे पास R1 आ जाएगा, R1 मतलब m1 से सेंटर ऑफ मास के बीच में कितना डिस्टेंस है वो R1 हुआ, सीधा निकल जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह m2 का सेंटर ऑफ मास से कितना डिस्टेंस, तो R2 इज इक्वल टू m1 का मल्टीप्लाई इस पूरे डिस्टेंस से करेंगे मल्टीप्लाई, मास 1 का। देखो m2 का क्या निकालना है, हमें निकालना है m2 से सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस कितना है, कि बॉडी जो सेकंड बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास कितना दूर है उससे। तो क्या करेंगे, m1 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल डिस्टेंस, m1 m2 के टोटल डिस्टेंस r से, अपॉन m1 प्लस m2 कर देंगे, तो डायरेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आपका R1 और R2 निकल आएगा कि वो बॉडी सेंटर ऑफ मास से कितना दूर है पहली बॉडी, और R2 मतलब दूसरी वाली बॉडी सेंटर ऑफ मास से कितना दूर है, डायरेक्ट डिस्टेंस निकल आएगा। तो ये काफ़ी इजी पड़ जाता है, ठीक है ना। तो साथ ही में एक और रिलेशन आपको मिल जाएगा, m1 R1 का जो प्रोडक्ट होता है वो m2 R2 के बराबर होता है। m1 इंटू R1 का आंसर बराबर आएगा m2 इंटू R2 के, ठीक है ना। सो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि देखो कोई बॉडी है 2 kg की, वो ओरिजिन से तो 5 मीटर अवे है, ठीक है ना, नहीं ओरिजिन मतलब कि हाँ चलो एक बॉडी को हम, देखो ये पूरे कॉन्सेप्ट में आपको मालूम होना चाहिए, पूरे जो CM के कॉन्सेप्ट में एक बॉडी को हम ओरिजिन में लेके चलते हैं कि वहीं से 0 स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो एक बॉडी तुम्हारा 4 kg की ओरिजिन में, दूसरी बॉडी 2 kg है, ठीक है। दोनों बॉडी के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है 5 मीटर है, टोटल डिस्टेंस कितना है 5 मीटर है, ओके। तो हम पहले क्या करेंगे, R1 देखो अभी एक्स वाई नहीं निकल पाएगा, अभी तो बस एक रिजल्टेंट ही निकलेगा कि सेंटर ऑफ मास मान लिया यहाँ पर कहीं है, कहीं पर भी हो सकता है यहाँ जाए, तो हमने मान लिया यहाँ पर है। तो मास यानी 4 kg वाली बॉडी
सेंटर ऑफ मास से कितना दूर है, यही तो है ना, यही तो है कि R1 मतलब ये हमें R1 निकालना है, मतलब M1 कितना दूर है COM से, M1 कितना दूर है COM से। वैसे यहाँ पर 4 kg सेंटर ऑफ मास से कितना दूर है, इसको निकालने के लिए इस डिस्टेंस को ले लिया R1, तो R1 इज इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग, M2 का मल्टीप्लाई टोटल डिस्टेंस से करते हैं अपॉन, फिर नीचे टोटल मास 2 + 4 6 kg रख देंगे, तो ये आ जाएगा 5/3 मीटर है। ये डिस्टेंस आ गया 5/3। ये डिस्टेंस 5/3 आया, लेकिन सेंटर ऑफ मास का XY कोऑर्डिनेट नहीं आया अभी, ये डिस्टेंस आया है। तो XY कोऑर्डिनेट निकालना तो बहुत ईजी है सर। कैसे कि हमें रिजल्टेंट मालूम है, हम रिजल्टेंट का अगर ये वाला कंपोनेंट ले लें, एंगल दिया हुआ 37 डिग्री, ये कंपोनेंट मतलब कि एक्स वाला कंपोनेंट, तो एक्स वाला कंपोनेंट क्या करते थे हम लोग, रिजल्टेंट से कॉस से मल्टीप्लाई कर लेते थे, ये वाले में कॉस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब वाई वाले निकालना है तो साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिजल्टेंट कितना आया 5/3 मीटर, तो 5/3 मीटर का कॉस 37 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट। इसी तरह 5/3 का वाई वाले यानी कि साइन वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा। कॉस 37 वैल्यू डालना तो आ जाएगा आंसर, साइन 37 की वैल्यू डालना तो आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई ना। तो R1 निकाला, एक्स वाई नहीं निकाला। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट आपको XYZ कोऑर्डिनेट निकालना सीखा है हमने, लेकिन जब दो पार्टिकल अगर है सिर्फ, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो R1 जो होगा वो डिस्टेंस आएगा, XY कोऑर्डिनेट नहीं आएगा। XY के लिए बाद में cos 37 sin 37 आपको करना पड़ेगा, जो भी एंगल आपको दिया हुआ, तब जाकर x और y कोऑर्डिनेट आएगा। अगर एंगल नहीं दिया है तो इस फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट नहीं आएगा, x और y कोऑर्डिनेट नहीं आएगा। एंगल मालूम होना ओरिजिन से ज़रूरी है, ठीक है। तो बॉडी अगर जस्ट x में ही होती तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, डायरेक्ट आंसर ही आ जाता x वाला। अगर 2 kg यहाँ पर होता, 2 kg यहाँ पर होता, तो डायरेक्ट ये जो मिलता R1 वो x वाला कोऑर्डिनेट ही होता, y वाला 0 हो जाता, फिर ऊपर नीचे नहीं है ना। अगर x में ही है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो इसी तरह अब हम पढ़ेंगे COM ऑफ कॉन्टीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि बॉडी में अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी हम लोग पॉइंट मास ले रहे थे कि कोई पॉइंट मास है, कोई पॉइंट मास है। अब हम क्या, पूरी बॉडी है, अब पूरी बॉडी तो कहीं तो उसका सेंटर ऑफ मास कहीं पर तो होगा, कहीं कोई अब पॉइंट मास तो नहीं है। एक बॉडी है, चारों तरफ से मास फैला हुआ है ना, कॉन्टीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, इस बॉडी का एक छोटा सा DM ले लेंगे, इस पूरी बॉडी मास का कैपिटल M का छोटा सा DM ले लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, RC = RDM, छोटा सा मास का इंटीग्रेशन करेंगे, पूरा मास आ जाएगा, अपॉन नीचे DM, नीचे टोटल मास, तो DM का इंटीग्रेशन मतलब टोटल मास का इंटीग्रेशन। यहाँ पे R × DM से मतलब अगर XYZ में समझो। देखो अगर हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है COM का, x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे छोटे से DM का मल्टीप्लाई x डिस्टेंस है कि वो x में कितना दूर है ना। यही तो हम लोग करते हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर यही कर रहे हैं। देखो M1 × X1, तो यहाँ पर वही क्या है कि x वाला जो डिस्टेंस है वो, लेकिन M में DM लेंगे, क्यों, क्योंकि पॉइंट मास नहीं है, चारों तरफ मास फैला हुआ है। फिर बाद में इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे बॉडी का मास हो जाएगा, अपॉन छोटे से मास का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इस तरह YC में दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, ऊपर नीचे इंटीग्रेट कर देंगे तो YDM अपॉन DM। इसी तरह अगर Z वाला कोऑर्डिनेट निकाला, ZDM, Z × Z मतलब Z वाला डिस्टेंस इंटू DM, छोटा सा मास का इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM। तो ये चीज़ें हम लोग करेंगे। तो यहाँ से कॉन्टीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का ये आ जाएगा, XYZ कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ठीक है ना। नाउ COM ऑफ स्टैंडर्ड बॉडीज़ यानी यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। अब यानी कि स्टैंडर्ड बॉडी, अलग अलग बॉडीज़ हैं तो सबके सेंटर ऑफ मास भी अलग अलग होंगे। सर्कल में समझ में आता है कि सर्कल है अगर तो बीच में होगा, लेकिन अगर सेमीकंडक्टर सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर डिस्क है, या फिर हॉलो हेमीस्फेयर है, अगर स्फेयर है तो समझ में आता है कि बीचों बीच में होगा। अगर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मास है, यूनिफॉर्म मास मतलब चारों तरफ मास बराबर डेंसिटी है, तो ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे अलग अलग बॉडीज़ के, और मैं इसका एक ट्रिक भी बता दूंगा बाद में कि अलग अलग आपको कैसे याद करने हैं। तो अगर सेमी सर्कुलर डिस्क है तो उसका सेंटर ऑफ मास O से, यानी सेंटर ऑफ द सर्कल अगर लेंगे तो होता है ये 2r/π। अगर सेमी कंडक्टर डिस्क है, रिंग मतलब हॉलो होती है, डिस्क मतलब एक डिस्क, इसका होता है 4r/3π। इसका कहाँ पर होगा, r इज वॉट, यू नो, r इज द रेडियस ऑफ द रिंग एंड हियर r इज द रेडियस ऑफ द डिस्क, ओके। तो 4r/3π होगा अगर सेमी सर्कुलर डिस्क है, और
अगर हॉलो स्फीयर है तो हॉलो स्फीयर में हम लोग लेंगे r/2, सीधा सीधा r/2 में सेंटर ऑफ मास होगा। सॉलिड, ठीक है, हॉलो हेमिस्फीयर और सॉलिड हेमिस्फीयर है तो 3r/8 होगा। और आर्क है, आर्क कितना डिग्री का आर्क है तो यहाँ पे r/sin θ/θ, तो जो भी है थीटा तुम्हारा एंगल, ठीक है, जिस एंगल का आर्क तुम्हें चाहिए तो उसका सेंटर ऑफ मास, और r इज़ व्हाट, इसी आर्क का रेडियस, ठीक है ना। फिर हॉलो कोन के लिए h/3 है, व्हाट इज h इज द हाइट ऑफ द कोन, नॉट लेंथ, लेंथ नहीं, हाइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम। एंड सेम वे सॉलिड कोन के लिए h/4 हो जाएगा। और कोई सेक्टर है जैसे कि पिज्ज़ा टाइप का एक पीस है, उसका हो जाएगा 2r/3 sin θ/θ, ठीक है। अच्छा ये थीटा नॉट जो दिख रहा है ना, थीटा नॉट मतलब जो एंगल लेना है ना वो सिमेट्रिक लेना है। जैसे टोटल 70 डिग्री का है तो 35 लेंगे, थीटा नॉट ये याद रखना, ठीक है। इसमें भी यही याद रखना, थीटा नॉट मतलब हाफ हाफ सेमी सिमेट्रिक वे से आधा आधा डिवाइड कर देंगे, ओके। तो ये तो सारी बातें थी जब तुम्हारा मास है ना यूनिफॉर्म है, मतलब चारों तरफ बराबर फैला हुआ, हर जगह हर पॉइंट में डेंसिटी वही है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है मास का, कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है, तब तो कहानी बदल सकती है। तब हमें क्या करना पड़ेगा, एक उसकी डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, सेमी डिस्क का निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिग्मा इज इक्वल टू, मतलब उसका जो सेंटर ऑफ मास आपको निकालना पड़ेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, उसके एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। यानी कि आपको पहले सिग्मा एक यूनिट वॉल्यूम से जाकर उसका एक डेंसिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, सेंटर ऑफ मास, सीओएम ऑफ बॉडी, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई सेमी डिस्क है तो डिस्क में क्या करना पड़ेगा, छोटा सा रिंग का टुकड़ा काटना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर वहाँ से तुम्हें निकलेगा 3r/2π। ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं, 3r/2π, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कंबाइन स्ट्रक्चर में आ जाओ। एक तो दिया हुआ तुम्हें स्क्वायर, क्योंकि इसकी लेंथ भी 2r, इसकी लेंथ भी 2r, और एक तुम्हें दिया हुआ है सेमी सर्कल, ओके, और उसका रेडियस है r, ओके। अब देखो अगर सिर्फ स्क्वायर होता तो हम मान सकते थे सिमेट्रिक वे से कि सी जो होगा बीच में होगा, है ना, कि हाफ मतलब पूरे में हाफ ऊपर गए, इधर में पूरे में हाफ इधर गए, लेफ्ट गए, राइट गए, तो बीचों बीच में सी आ गया। इसी तरह अगर आर देखेंगे तो हाफ ऑफ द डिस्क, सेमी डिस्क का हमने अभी ऊपर देखा कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, समथिंग यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन कम से कम ये तो पता चल ही रहा है कि दोनों की जो एक लाइन ऑफ ज्वाइनिंग वो एक ही होगी, कम से कम एक्स में। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कहीं ना कहीं बीच से कहीं पर होगा। इधर एक्स में कहाँ पर नहीं मालूम, पर वाई में तो मालूम पड़ गया ना कि वाई में तो हाफ में होगा ना, बीचों बीच में ऐसे ही तो होगा, इसी लाइन में कहीं ना कहीं होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा, है ना, बीचों बीच में। यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास भी इस हाइट से देखेंगे तो यहाँ पर कहीं होगा, इसका भी सेंटर ऑफ मास इस हाइट से देखेंगे तो यहाँ पर बीचों बीच में होगा कहीं। यानी और दोनों देखो ज्वाइन है ना, प्रॉपर ऊपर से देखो, प्रॉपर देखिए ज्वाइन है। ऐसा नहीं है कि वो बाहर जा रहा है, इधर से रिंग बाहर जा रही है। दोनों का जो स्टार्टिंग और एंडिंग का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो सेम है, यानी सी का एक लाइन कहीं ना कहीं होगा, ठीक है ना। ये तो हमें समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक इसका सेंटर ऑफ मास सी सेंटर में ले लिया और इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पर एक आगे ऊपर ले लिया, लेकिन इन दोनों का लाइन एक ही होगा। ये तो एक लॉजिकली लग रहा है ना। ये सिमेट्रिक है ना डिस्क, इसको है ना हाफ मोड़ो, इसे पेपर का टुकड़ा है, उसको फोल्ड ऐसे करो, ऐसे फोल्ड करो, कहीं ना कहीं बीचों बीच में ऐसे लाइन मिल जाएगी। इसको भी पूरे फिगर को जस्ट सिमेट्रिक वे से फोल्ड करो, ऐसे करके ऐसे फोल्ड कर दिया, एक ही लाइन मिलेगी नहीं मिलेगी। यानी कि C1 या C2 या C1 जैसा चाहो ले लो, चाहे आप इसको C1 इसको C2 ले लो, या इसको C या इसको C1 ले लो, जैसे चाहे वैसे आप सिंबल दे दो कि एक लाइन मिल जाएगी। अब बस यहाँ से कहानी स्टार्ट हो जाएगी। अगर इन्हीं दोनों के बीच में समझो कि यहाँ इस बॉडी का कॉन्सेंट्रेटेड मास यहाँ पर है, पूरा मास है ना यहाँ पर है, इस बॉडी का पूरा मास यहाँ पर है, बस इन दोनों के बीच में सेंटर ऑफ मास ढूंढ लो, वही पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो हमने क्या किया, M1 M2, इस बॉडी का M1 ले लिया, इस बॉडी का M2 ले लिया, यहाँ पे C1 ले लिया। अब दो बॉडी इसका कैसे निकालते हैं तो हमें पता ही है कि इसको हमें कैसे निकालना होता है, ठीक है। कौन वाले तरीके से निकाल लेंगे,
या तो आप x1 h2 वाले तरीके से भी जा सकते हो, ये शुरुआत में फॉर्मूला बताया था, या अगर आपको 2 पॉइंट मास है तो डायरेक्ट यहाँ से, यानी यहाँ से सेंटर ऑफ मास कितना दूर बैठा हुआ है, दो बॉडी का एक फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला बताया था? R1 इज इक्वल टू m2 इंटू पूरे का डिस्टेंस। बताया था नहीं बताया था? ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, एक्स वाई का अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, चलो ऐसे निकाल लेते हैं कि मुझे इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कितना दूर है m1 का, यानी यहाँ से सेंटर ऑफ मास कितना दूर है वो निकाल लेते हैं पहले। तो क्या करते हैं इसके लिए बताओ, R1 मतलब कितना दूर है, एक्स वाई जेड नहीं निकाल रहे हम लोग हैं, टोटल डिस्टेंस निकाल रहे, कोऑर्डिनेट नहीं निकाल रहे। इस फॉर्मूले से क्या करते हैं हम लोग, दूसरे बॉडी का मास इनटू टोटल डिस्टेंस ले लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है, देखो देखो ये 2r है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, r हो गया, आधे में ना r, यानी r प्लस ये भी तो है। तो डिस्क का याद रखना, जो डिस्क का जो मिड पॉइंट होता है बॉटम से, वो होता है 4r/3π, ये याद रखना, सेमी डिस्क का ये याद रखना, ठीक है। तो r प्लस 4r/3π, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया m1 और m2 के बीच में, r प्लस 4r/3π, ठीक है। सो अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 ले लिया। अच्छा, जो m2 है, इस m2 को हम लोग, इस मास को हम लोग डेंसिटी इनटू वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देंगे। भाई डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो हमने क्या कर दिया, इसको डेंसिटी में ले लिया, तो डेंसिटी इनटू इस वाले सेमी डिस्क का मास, इस सेमी डिस्क का मास अपॉन एरिया, क्योंकि ये तो 3D नहीं ना, 2D फिगर है ना, तो मास अपॉन एरिया ऐसे ले लेंगे, ठीक है ना। देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया, वॉल्यूम नहीं ना, वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम से करते, तो एरिया सेमी डिस्क का एरिया, पूरे सर्कल का एरिया πr² होता है, तो सेमी डिस्क का πr² डिवाइड बाई 2, तो डेंसिटी इंटू एरिया πr² डिवाइड बाई 2। तो m2 की जगह हमने उसका डेंसिटी से के फॉर्म में चेंज कर दिया हम लोगों ने, ठीक है ना। ब्रैकेट में जो डिस्टेंस चल रहा है वो डिस्टेंस लेंगे अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 इसका मास क्या होगा, और डेंसिटी के फॉर्म में बोलो, डेंसिटी का फॉर्मूला मास के हिसाब, डेंसिटी मास अपॉन एरिया, तो डेंसिटी का के पॉइंट ऑफ व्यू से मास अपॉन है, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू एरिया हो गया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू एरिया होगा ना, एरिया नीचे ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो डेंसिटी इनटू एरिया, एरिया हो गया 4r², तो 4r² कैसे, अरे देखो ये स्क्वायर है, इसका एरिया कैसे निकलेगा, 2r इंटू 2r, तो 2 इंटू 2 4, r इंटू r² ठीक है ना। तो m1 हो गया, और m2 ये सेमी डिस्क है, तो m2 तो मैंने ऊपर अभी लिखा ही हुआ है πr² डिवाइड बाई 2, ये m2 का ऊपर लिखा था ना m2, फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर ये आ गया। तो ये आंसर जो आया है ये कोऑर्डिनेट नहीं आया है, फिर से समझ लो, ये कौन वाले फॉर्मूले से किया कि m1 सेंटर ऑफ मास से कितना दूर है, वो निकाला है, m1 सेंटर ऑफ मास से कितना दूर है, ठीक है ना, ये निकाला है हम लोगों ने, तो ये आ गया आंसर। तो अगर हम इसको मान रहे हैं कि x में ही रखा हुआ है, y में है ही नहीं, तो ये इसका कोऑर्डिनेट भी हो जाएगा फिर एक तरीके से, है ना। ये बॉडी हमने माना कि x में ही है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। वैसे मैंने अपने डिटेल लेक्चर में भी दूसरे वाले फॉर्मूले से भी क्यों करवाया हुआ है कि इसको ओरिजिन मान के इनका XY जैसे निकालते हैं वैसे निकालना, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीओ मीन कैविटी प्रॉब्लम। कैविटी अगर देखो, अगर ये समझो एक डिस्क है, अगर ये डिस्क हॉलो, ये जो कटा हुआ है ना, ये कटा हुआ नहीं होता तो इसका डेफिनेटली सेंटर ऑफ बीचों बीच में होता है, लेकिन इसको हमने काट दिया, अलग कर दिया, यहाँ से मास अलग कर दिया, यहाँ का मास ज़्यादा हो गया, तो डेफिनेटली जहाँ का मास ज़्यादा वहाँ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है, इधर कहीं शिफ्ट हो गया होगा। तो देखो हमने यहाँ पे कितना काटा, टोटल बड़े वाले सर्कल का रेडियस r था, कैपिटल R था, हमने r/2 के बराबर, हमने r/ मतलब इतना काटा, इतना बड़ा सर्कल काटा कि उसका रेडियस क्या है, r/2 है, इतना काटा कि इस रेडियस का आधा रेडियस हो गया, ठीक है ना। यानी कि छोटे वाले सर्कल का जो डायामीटर है, छोटे वाले सर्कल जो काट के अलग किया जिसका उसका जो डायामीटर है वही बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। देखो ऐसे बड़े वाले सर्कल रेडियस तो छोटे वाले का इतना हमने कट कर दिया, ठीक है। अब इसको भी हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड तो मैंने बताया था, नेगेटिव मास के तरीके से कर लो, ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे मालूम है, कुछ ऐसे करेंगे हम लोग, इसे मान लेंगे कि ये समझो पूरा मास है, लाइक पूरी बॉडी है, कटी हुई नहीं है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, यहाँ पर है बीचों बीच में, इसको ओरिजिन मान लिया 0 0,
ठीक है, एक ही है। दूसरा एक मान लो कि एक और है रिंग और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ठीक है। देखो इसका हमने ओरिजिन 0 0 मान लिया, ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि एक पॉइंट तुम 0 0 मान सकते हो। अगर ये 0 0 है तो इसका कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से आगे गए तो एक्स वाला क्या हो गया r/2, ये डिस्टेंस कितना है, ये टोटल r डिस्टेंस है। तो इसका बीचों बीच वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, r/2 ही तो होगा। तो इस छोटे वाले सर्कल में देखोगे x वाला जो कोऑर्डिनेट है इसके रेफरेंस से पूरा अगर डिस्टेंस r है तो x वाला कोऑर्डिनेट r/2, y ऊपर नीचे बढ़ा ही नहीं तो y वाला 0 रख लो। देखो x में ही बढ़ रहा है ना सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस जो हो रहा है वो x में ही होगा, चाहे इधर चाहे इधर। इसमें y तो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने जो कट किया है वो सिमेट्रिक वे से कट किया है, आधा पोर्शन इधर y का, आधा पोर्शन इधर। तो अगर हम लोग छोटे वाले मास का कोऑर्डिनेट निकालें तो x का तो हो जाएगा r/2, टोटल r तो r/2, y में तो 0 ले लेंगे। तो दोनों के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए, हमें दोनों के कोऑर्डिनेट मिल गए, ठीक है। अब इसके बाद ये समझो हमारी बॉडी m1 है और ये बॉडी हमारी m2 है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना जो m2 बॉडी है वो माइनस के फॉर्म में है, नेगेटिव। तो अब सर माइनस मास नेगेटिव में कैसे होता है, ये हम मान के चल रहे हैं क्योंकि हम बाद में हटाने जा रहे हैं ना इस मास से इस मास को। तो मान के चलो माइनस सिग्मा है, ठीक है ना। तो मास के टर्म में क्या ले लेंगे, मास इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, याद रखना, डेंसिटी इंटू एरिया, ठीक है ना, ठीक है। तो लेकिन ये वाला माइनस में लेंगे, ये वाला प्लस में लेंगे। चलो एक्स सी एम निकालो, एक्स में क्या कोऑर्डिनेट होगा, एक्स सी एम m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1m2, यही होता है, हाँ सर यही होता है। m1 की जगह पूरे सर्कल का मास डालेंगे, दैट विल बी योर इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी इंटू एरिया, दैट इज पाई r², बड़ा वाला r, कोई दिक्कत नहीं, इंटू x1 क्या है, x1 0 ही है तो इंटू 0, फिर बाद में प्लस इन ब्रैकेट। अब हमें m2h2 डालना है तो m2 हम माइनस के फॉर्म में लेंगे क्योंकि हम हटा रहे हैं, क्योंकि हम इसे हटा रहे हैं। तो अब वही डेंसिटी के फॉर्म में ले लो, डेंसिटी के फॉर्म में क्या बनेगा, डेंसिटी इंटू एरिया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा r²/4 इंटू r/2, ठीक है ना। नहीं समझे, m2 कैसे आएगा, यस सर, मास इंटू, अरे भाई मास का फॉर्मूला क्या रहेगा, डेंसिटी इंटू एरिया, ठीक है ना। तो डेंसिटी के फॉर्म में क्या रहेगा, डेंसिटी इंटू एरिया। तो एरिया एरिया के लिए फॉर्मूला क्या डालोगे, पाई r/2 का होल स्क्वायर, रेडियस अब हो गया r/2। अब इसका जो रेडियस हो गया r/2, फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, पाई r², तो पाई r की जगह r/2 का होल स्क्वायर, तो r²/4 हो जाएगा, इनटू h2 मांग रहा है तो h2 यानी डिस्टेंस कितना है, r/2 है छोटे वाले का, इस सेंटर से r/2 में पूरा r है तो यहाँ पर है ना r/2 अपॉन m1 मतलब डेंसिटी इंटू एरिया वापस, तो पूरे बॉडी के लिए तो सिग्मा इंटू पाई r², क्योंकि पूरे वाला सर्कल का तो r ही है रेडियस, r² माइनस इसका जो रेडियस r²/4 है, इसका रेडियस का स्क्वायर r का स्क्वायर r²/4 सिग्मा, तो माइनस में रहेगा ये। तो इसके तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे कुछ आएगा यहाँ पे कुछ आएगा, टोटल आ जाएगा -r/6। माइनस क्यों, इसका माइनस का मतलब ये हुआ कि तुम्हारा जो सेंटर ऑफ मास है ना वो इधर कहीं शिफ्ट हुआ है, माइनस मतलब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है, और रेडियस का 6 पार्ट, टोटल रेडियस का 6 पार्ट इधर जाएंगे। जैसे रेडियस 12 है तो 12/6 2 आ जाएगा, तो सेंटर से 2 इधर जाएंगे। अगर रेडियस 12 सेंटीमीटर है तो r/6 मतलब 12/6 मतलब 2 आ गया ना, 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस से 2 सेंटीमीटर इधर जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ओरिजिन हमने सेंटर से माना है, तो इधर से नहीं सेंटर से माइनस में। समझ में आ गया, तो इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा मेथड अब छोड़ दो, तुम पहले मेथड से करो, ज़्यादा ईजी है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। भाई अभी सेंटर ऑफ मास क्या हुआ, डिस्प्लेसिड हुआ है, डिस्प्लेसिड हुआ है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, m1r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट 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 जितने पॉइंट मास है देन m1 प्लस m2। तो ये तो फॉर्मूला पुराने जैसा लग रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अगर जो एक्स वाई सेट में समझे, डेल्टा एक्स मतलब नया एक्स क्या हो गया, नया कोऑर्डिनेट क्या हुआ, भाई डिस्प्लेसमेंट हुआ सेंटर ऑफ मास में तो कुछ नया एक्स आया होगा ना, नया एक्स कोऑर्डिनेट आया होगा ना, तो नया क्या हुआ, चेंज इन एक्स क्या हुआ, तो क्या फॉर्मूला डालेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, देखो m1 इंटू डेल्टा x1 मतलब चेंज इन x1, यानी पहले वाले मास को तुमने कितना x1 में चेंज कराया,
2 मीटर आगे लेके गए, 2 किलो को हम इधर 2 मीटर लेके जा रहे हैं, इस 5 kg को इधर 3 मीटर ले जा रहे हैं, तो दोनों को डिस्प्लेस ही कर रहे हैं ना, दोनों क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो m1 इंटू डेल्टा x1 प्लस m2 इंटू डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। देखो देखो देखो, फिर यहाँ समझो, हमें क्या निकालना है, नया सेंटर ऑफ मास निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। हमने क्या किया, ये एक बॉडी 2 किलो की थी, एक बॉडी 5 किलो थी, इस बॉडी को 2 मीटर आगे सरकाया, इस बॉडी को 3 मीटर आगे सरकाया, तो डेफिनेटली नया सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। वही तो नहीं रहेगा सेंटर ऑफ मास, वही कब रहेगा, जब दोनों बॉडी को सेम डिस्टेंस मूव करा रहे हो, तब तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह रहेगा। यहाँ भी 2 मीटर आगे कर दिया, यहाँ भी 2 मीटर आगे कर दिया, सेंटर ऑफ मास वहीं होगा। जैसे पेन को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लाइक बैलेंस कर रहे हैं, तो यहाँ से भी हमने 2 सेंटीमीटर काट दिया, यहाँ से भी अगर 2 सेंटीमीटर काट दिया तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा पेन वैसे ही बैलेंस रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमने ज़्यादा काटा, यहाँ पे कम काटा, तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा। ठीक है ना, शिफ्टिंग हो जाएगी, मतलब डिस्प्लेस हो जाएगा, ये बताना चाह रहे थे हम आपको। सो हमने देखो m1 को 2 मीटर आगे बढ़ाया, तो m1 कितना है, 2 किलो, बढ़ाया कितना, x में राइट वर्ड 2 मीटर बढ़ाया, तो 2 इंटू 2, 2 किलोग्राम इंटू 2 मीटर, क्योंकि 2 मीटर आगे ले गए, प्लस m2 इंटू डेल्टा x2, m कितना है 5 किलो, और डेल्टा x2 3 मीटर लेफ्ट की तरफ ले गए, तो लेफ्ट आप ले जाओगे, अगर ग्राफ में देखेंगे लेफ्ट में जाना मतलब -3 है ना, अपोजिट डायरेक्शन से भी समझ सकते हो इसे कि इधर -3 आया, तो 5 इंटू -3। ठीक है ना, क्योंकि समझ लो ना आप बात को। अगर इस मास को अगर हम राइट में ही शिफ्ट करते, इसको भी राइट इसको भी राइट, तो दोनों के लिए पॉजिटिव ही आता राइट में। लेकिन हमने क्या किया, 5 किलो को अपोजिट यानी कि एक्स के लेफ्ट में जा रहे हैं हम लोग, इधर आ रहे हैं, इधर आना मतलब नेगेटिव होना, तो -3, इसको सिंप्लीफाई किया तो -11/7 मीटर। ये क्या आ गया, ये आ गया सेंटर ऑफ मास, नया नहीं, एक्स में डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है, एक्स में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, -11/7 का डिस्प्लेस हुआ, मतलब जहाँ पर सेंटर ऑफ मास था उसके रेफरेंस से माइनस, मतलब इधर गया, लेफ्ट में गया, कितना, -11/7 समथिंग 1 मीटर समथिंग कुछ आगे गया, 1 पॉइंट समथिंग आगे गया कुछ, अगर 11/7 को डिवाइड कर लो, समझ गया ना, लेफ्ट की तरफ गया, क्योंकि माइनस में आंसर आ रहा है। अगर प्लस में आंसर आता तो समझो कि राइट में जाता सेंटर ऑफ मास। तो -11/7 कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, ये आपको ये बता रहा है कि सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से, सॉरी, जो सेंटर ऑफ मास था पुराना, जो बाय डिफ़ॉल्ट था, जब बॉडी को तुमने छेड़खानी की, आगे पीछे खसकाया, तो सेंटर ऑफ मास से यहाँ से माइनस है, तो लेफ्ट की तरफ 11/7 बढ़ गया आगे, क्योंकि डेल्टा है, देखो। ठीक है ना, चेंज कितना हुआ, तो लेफ्ट के तो -11/7 हुआ। ठीक है, समझ में आ गया, और ये मैंने डिटेल लेक्चर में करवाया हुआ भी है पूरा। सो वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन, अब डिस्प्लेस हुआ तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी भी होगी भाई, जितनी तेज़ी तुमने डिस्प्लेस किया उतनी वेलोसिटी भी होगी। तो वेलोसिटी कैसे आती है, और डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी आ जाती है। तो VCM यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, यानी सेंटर मास कितनी तेज़ी से आगे पीछे बढ़ रहा है, m1 इंटू V1, मतलब m1 V1, m1 मतलब बॉडी मास 1, V1 मतलब उस बॉडी को जिससे तुमने सरकार है वो किसकी वेलोसिटी क्या है, तो प्लस m2 V2 अपॉन डॉट अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इस तरीके से, यानी उस बॉडी का मास, उस बॉडी की वेलोसिटी जिस तरह तुम मूव करा रहे हो, तो वो सेंटर ऑफ मास का भी वेलोसिटी उसी हिसाब से होगा। इसको तुम डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, तो m1a1 प्लस m2 इंटू a2 प्लस डॉट अपॉन m1 प्लस m2, नीचे टोटल मास। ठीक है, अब क्या करोगे, अगर m1 m2 सारे मास को इकट्ठा करेंगे, ओवरऑल पूरी बॉडी का मास हो जाएगा, पूरी सिस्टम का मास हो जाएगा। इधर लाके तो यानी छोटे छोटे m1 कैपिटल M बन जाएगा, पूरी बॉडी का मास बन जाएगा। जब इधर लाके क्या मल्टीप्लाई करो, m इंटू ए हो जाएगा, यानी m इंटू ए ही तो फोर्स होता है, m इंटू ए ही तो फोर्स होता है। तो छोटे छोटे m मिला के कैपिटल M बन गया, और यहाँ लाके मल्टीप्लाई करा दिया, यानी कि जो छोटे छोटे बॉडी का एक्सीलरेशन और उनके छोटे छोटे बॉडी का मास का सबमिशन ही फोर्स होता है, तो ये F नेट आ जाएगा। ठीक है ना, अब F4 से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोमेंटम भी निकाल, क्योंकि फोर्स होता ही क्या है, फोर्स मतलब क्या, चेंज इन मोमेंटम अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो फोर्स होता है, यही तो फिर मास इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है। तो F नेट 0 रहेगा अगर एक्सेलरेशन 0 है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होती है तो होता क्या है कि एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। मतलब अभी 20 मीटर पर सेकंड में थे, 3 मिनट बाद ही 20 मीटर पर सेकंड में ही हो, तो स्पीड बढ़ा ही नहीं रहे हो, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, स्पीड 20 मीटर पर सेकंड ही है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या हुआ, 0 हुआ। भाई चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलते हैं, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा, एक्सेलरेशन 0 मतलब फोर्स नेट 0। ठीक है ना,
तो यानी कि जो तुम्हारा मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। मोमेंटम क्या रहेगा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट तो मोमेंटम भी कांस्टेंट। कोई ट्रक है वो 50 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, आगे भी 2 4 10 सेकंड 50 मीटर पर सेकंड में ही है, मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो मतलब फोर्स वो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगा रहा है, एक्सेलरेट गाड़ी को नहीं कर रहा है।